हेलो बच्चों। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो देखो इस टाइप की है, लेकिन ये हमें टेंशन फॉर समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैंने इसको करके बनाया है ना। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसमें मैं निकालना क्या है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ वेज। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा किस डायरेक्शन में होगा। पहले हम वो देख लेते हैं। तो मैं पहले इस टेंशन को ड्रॉ करवा, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, और ये भी टेंशन टी। अब ये पुल्ली P1 मान रहा हूं मैं, और ये पुल्ली P2 मान रहा हूं। अब देखो ये पुल्ली टेंशन टी फोर्स से इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब पुल्ली P है मेरी, टेंशन टी इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ इस वेज किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस पुल्ली से ही तो ये वेज कनेक्टेड है ना। तो जो फोर्स पुल्ली पे होगा वही फोर्स इस वेज पे होगा। तो ये टेंशन टी फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लेके आ रहा है इस सिस्टम को। तो ये एक्सीलरेशन A1 मान रहा हूं मैं। वेज का एक्सीलरेशन क्या मानूं मैं, A1 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये है मेरा A1। देखो अब वेज का तो हमने देख लिया। हम देख रहे हैं मास M2 और मास M3, हमारा ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ये M3 ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। हमें ये एक बार मानना पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा ना बच्चों। तो हम ये पॉइंट मेथड से करने वाले हैं, और पॉइंट मेथड का कंप्लीट वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं। ओके गाइस, अब अगर मैं M2 को मान रहा हूं नीचे की ओर आ रहा है, आप M2 को ऊपर की ओर भी मान सकते हो। अगर ऊपर की ओर मान रहे हो और -A2 आ गया, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर नीचे की ओर मान रहे हो और +A2 आ गया, नीचे की ओर मान रहे हो अगर +A2 आया तो मतलब ये डाउनवर्ड आ रहा है। अगर इसको भी मैं डाउनवर्ड मानूं, मतलब +A3 आ गया, किससे देखने से, A1 से देखने में हमारा ये मोशन कैसा लग रहा है ना। A1 इस डायरेक्शन में है, हम A2 और A3 को किस डायरेक्शन में लेंगे ये देख रहे हैं, A2 A3। अब पॉइंट मार्क करो, ये पॉइंट देखो यहाँ पे, ये पॉइंट M3 ब्लॉक वाला ऊपर, ऊपर वाला पॉइंट देखो। M3 ब्लॉक के ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये नीचे आ रहा है ना। और ये पॉइंट, पहले मैं पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रिंग के लो। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये पॉइंट। अब M3 वाला देखो पहले, इस पॉइंट से देखने पे ये सेगमेंट क्या हमारा इंक्रीज हो रहा है। देखो ये नीचे आएगा ना, मेरा M3 नीचे आएगा, तो ये सेगमेंट तो इंक्रीज होगा ना। सेगमेंट इंक्रीज होगा मतलब प्लस का A3 ले रहा हूं, ये है मेरा प्लस का A3। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट न तो कहीं आ रहा है न कहीं जा रहा है, क्यों क्यों इस के साथ ये कनेक्ट है और ये रेस्ट पे है, तो पुल्ली P2 हमारी क्या है, रेस्ट पे है। तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन हमारा कितना होगा, 0। ऊपर वाले पॉइंट का भी एक्सीलरेशन 0। अब इस पॉइंट का देखो, जब पुल्ली P1 के ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको देखो, इसका भी एक्सीलरेशन ये देखो, इस ब्लॉक के अगर इस वेज का एक्सीलरेशन A1 है ना, तो ये M2 भी इसके साथ कनेक्टेड है और पुल्ली P1 भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो पुल्ली P1 का भी एक्सीलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में होगा, M1 का, M2 का भी मेरा एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ही होने वाला है। एक तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना है, लेकिन वेज के कारण एक्सीलरेशन A1 ये आगे भी जा रहा होगा, M2 ब्लॉक नीचे भी आ रहा होगा और आगे भी जा रहा होगा। तो अब P1 के ऊपर वाला पॉइंट देखोगे, तो ये बताओ ये मेरे सेगमेंट है, वो क्या हो रहा है बताओ, A1 से इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें एक एक पॉइंट से देखना है, उसके बाद में सेगमेंट देखना है कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट नहीं देखना कि ये पॉइंट आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, हमें ये नहीं देखना। इस पॉइंट से देखो आप, इस पॉइंट से देखोगे ना, तो ये मेरा सेगमेंट डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस का A1, माइनस का A1। अब ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट के लिए सेगमेंट हमारा कौन सा होगा, ये होगा ना। लेकिन ये पॉइंट आगे आगे जा रहा है और ये पॉइंट भी आगे जा रहा है ना, तो ये सेगमेंट में इंक्रीज नहीं कर रहा, सेगमेंट में तो इंक्रीज नहीं कर रहा। सेगमेंट में इंक्रीज कब कर रहा होता, हमारा पुली P1 ऊपर जाता या फिर नीचे आ रहा होता, या इंक्रीज करता या डिक्रीज करता। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ये इधर भी जा रहा है, P1 पुली के साथ जा रहा है और M2 ब्लॉक के साथ भी ये पॉइंट जा रहा है, तो इसमें सेगमेंट में कोई इंक्रीज नहीं होने वाला। अब M2 के मास वाला ऊपर वाला पॉइंट देखो, अगर मेरा A2 नीचे आ रहा है ना, तो ये सेगमेंट देखो, ये सेगमेंट मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना दोस्तों। ये सेगमेंट मेरा इंक्रीज तो हो रहा है ना, क्यों, देखो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। A2 अगर हमारा M2 ब्लॉक हमारे नीचे की ओर आ रहा है ना, तो ये सेगमेंट क्या होगा मेरा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा तो प्लस का A2, इसको टोटल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो A1 इज इक्वल टू A2 प्लस में A3। इसका मतलब हमने डायरेक्शन सी मानी, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन सी मानी। अगर A2 को मैं ऊपर मानता तो देखो, ये ब्लॉक
m2 एक बार ये ले रहा हूं मैं ना, a2। और तो सभी में पता है, लेकिन इस पॉइंट से देखने पे सेगमेंट ये ऊपर जा रहा है ना ब्लॉक, तो डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा मेरा माइनस का ए टू। तो यहाँ पे माइनस का ए टू पुट करोगे ना, ए वन इज इक्वल टू ए टू माइनस का ए टू प्लस ए थ्री आएगा। मतलब ए वन इज इक्वल टू माइनस का ए टू प्लस में ए थ्री। इसका माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है जिस डायरेक्शन में हमने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ए टू हमारा किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन। अब अलग अलग एफबीडी बनाओ इसकी। ये मैं ब्लॉक एम वन की बना रहा हूं पहले, ब्लॉक एम वन। चलो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ब्लॉक एम वन को ना। एक तो एम वन जी नीचे, और टेंशन फोर्स से ये आगे जा रहा है। और ये ब्लॉक एम टू, क्यों एम वन पे कौन कौन फोर्स है वो देख लो। एक तो टेंशन से आगे जा रहा है, लेकिन ये एम टू ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में भी लगा रहा होगा इसके। एन वन लगाऊं या फिर और भी नॉर्मल है, और कुछ नहीं है तो एन ही लिख रहा हूं मैं। तो एन, तो ये इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स। और इसका एक्सेलरेशन ए वन मैंने इस डायरेक्शन में माना है। और वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल का तो हमें पता है ना कि ये फोर्स जीरो होने वाला है, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड, ये भी इसको नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है ना, नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड। तो ये तो हमारा इक्वल होगा, क्यों? ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है ना इस ब्लॉक की। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो मतलब एन जी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है बच्चों, तो ओनली एक्स डायरेक्शन में कैसा होगा मेरे बताओ? टी, यहां लिख रहा हूं मैं, टी माइनस में एन इज इक्वल टू एम वन इंटू ए वन। ये तो आगे मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब आप एम टू ब्लॉक के लिए देखो, एम टू, ये मेरा ए टू डायरेक्शन, ए टू एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड भी आ रहा है और इस डायरेक्शन में भी जा रहा है। मतलब ब्लॉक वेज के साथ इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और वेज के साथ नीचे भी आ रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। टेंशन फोर्स टी ऊपर की डायरेक्शन में। देखो एम वन वेज है ना, ये देखो वेज एम वन, ये भी इस डायरेक्शन में इसको नॉर्मल लगाएगा ना, क्योंकि एम टू भी इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रहा था, ये एम वन भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी नॉर्मल लगाएगा। तो ये मेरा एम, और ये एम टू जी। अब एक्स डायरेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करो। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम्हारा एक ही एक्सेलरेशन है और एक ही फोर्स है एन। एन भी उसी डायरेक्शन में है, ए वन भी उसी डायरेक्शन में है। सो एन इज इक्वल टू एम टू ए वन। और वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है ना, तो एम टू जी माइनस का टी इज इक्वल टू, बताओ, एम टू जी माइनस का टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए। फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन मेरी टू है और ये मेरी इक्वेशन थ्री है। अब देखो एम थ्री ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अपर डायरेक्शन कौन सा है? टेंशन फोर्स। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा कितना? एम थ्री जी, और ए थ्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये है मेरा एम थ्री। देखो इसी क्वेश्चन में मैं टाइम ले रहा हूं। एम थ्री जी, टेंशन टी ऊपर, ए थ्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अप्लाई करो यहाँ पे। टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एम थ्री जी माइनस का टी इज इक्वल टू एम थ्री इंटू ए थ्री, एम थ्री इंटू ए थ्री। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ ये इक्वेशन नंबर फोर। अब मुझे बताओ इसमें अपने वेरिएबल कितने हैं बताओ। तो वेरिएबल कितने हैं बताओ। एक तो नॉर्मल हो गया, एक टेंशन हो गया दो, एक ए वन हो गया, एक ए टू हो गया, एक ए थ्री हो गया। पांच वेरिएबल है। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से हम इक्वेशन कितने लेके आए? चार। तो इसीलिए हम कंस्टेंट उस साथ में यूज करते हैं। तो पांचवी इक्वेशन हमारी ये है मेरी इक्वेशन नंबर फाइव। तो इसको आप अप्लाई करोगे, अब ए वन इज इक्वल टू ए टू प्लस में ए थ्री। तो इक्वेशन ए वन इज इक्वल टू ए टू प्लस में ए थ्री। अब देखो आपका कैलकुलेशन बचा है, ये आप खुद कर सकते हो, ये आप खुद कर सकते हो। लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं बता सकता हूं। अगर हाँ है तो कमेंट में बताइए सर हमने कर लिया है। तो ये आएगी मेरी एक्सेलरेशन की ए वन की वैल्यू। अब यहां से आप ए टू ए थ्री कुछ भी फाइंड करना हो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव फ्रिक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास एम। ये हमारा मास एम है, ये मेरा 2m है और ये मेरा कितना है? 3m है। एज ऑन इन द फिगर द वेज इज फिक्स्ड। ये वेज क्या है? मेरा फिक्स्ड है, ये जहां है वहीं रहेगा।
ठीक है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, इसमें हमें एक्सेलरेशन तीनों का फाइंड करना है, एम का भी फाइंड करना है, 2m का भी फाइंड करना है और 3m का फाइंड करना है। इसको एक अलग से डायग्राम बना रखा है, इस पे हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, इसमें भी ये लिखा हुआ है ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 and 3m, द वेज इज फिक्स्ड। ठीक है, क्यों इसमें ये हमें टेंशन फोर्स का पता नहीं चल रहा था। तो यहां से आप टेंशन फोर्स लगाओ पहले। ये मेरा टेंशन T, ये मेरा टेंशन T, ये मेरा टेंशन T। हमें बताना क्या है, वेज तो हमारा फिक्स है, ये हमारा क्या है, फिक्स। हमें एक्सेलरेशन बताना मास m का भी, 2m का भी और 3m का भी। ये आपके लिए होमवर्क क्यों या फिर थोड़ा सा बताओ। चलो बता देता हूं मैं। अब ये मास 3m है ना, ये देखो, ये पुल्ली P1 और ये पुल्ली मेरी क्या है, P2। अगर पुल्ली P1 को इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में टेंशन T से खींच रहा है ना, तो ये पुल्ली के साथ कनेक्टेड है 3m वाला ऑब्जेक्ट, तो ये भी इसी डायरेक्शन में टेंशन T4 से आएगा। तो इसका मान रहा हूं मैं एक्सेलरेशन A1। क्या मान रहा हूं, एक्सेलरेशन A1। ये भी टेंशन T होगा ना यार, ये भी टेंशन T। इसका एक्सेलरेशन A1 है। इसको देख के आपको पता चल रहा है कि M2 किधर जाएगा, M मेरा 2M किधर जाएगा और M किधर जाएगा। देखे तो पता नहीं, हाँ लॉजिकली बता सकते हो, लेकिन ऐसे पता नहीं चल रहा मुझे। अगर मैं M2 को किसे मानूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, पिछले भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में माना। अगर मैं M2 को मानूं कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन A2 मानूं। अब बताओ मुझे, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मानना चाहिए या इस डायरेक्शन में मानना चाहिए। आपकी जैसी मर्जी, बताओ किस डायरेक्शन में मानूं, इस डायरेक्शन में मानूं, A3। ठीक है बच्चों। अब इसमें आप पॉइंट मेथड अप्लाई करोगे। ये तो फिक्स है ना, पॉइंट मेथड अप्लाई करने में आसानी रहेगी ना। मैं तो पॉइंट मेथड कैसे अप्लाई, तो पहले पॉइंट को करो, तो ये मेरा नोट करो, तो ये मेरा 2। अब देखो, ब्लॉक एम मास वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये सेगमेंट मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है ना, तो +A3, प्लस में A3। अब ये फिक्स्ड है, पुल्ली P2 फिक्स्ड है, क्योंकि ये फेज वेज के साथ कनेक्टेड है, और वेज मेरा क्या है, फिक्स है। वेज फिक्स है तो इसका जीरो, इसका जीरो, प्लस में जीरो। अब यार ये क्यों होगा ना, तो मैंने पॉइंट मेथड पे पूरा लेक्चर किया हुआ है। अब इस पॉइंट को पकड़ो, ये भी फिक्स है, अच्छा ये भी फिक्स है। अब इस पॉइंट को पकड़ो, ये एक्सेलरेशन A1 से इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन A1 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये सेगमेंट मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो माइनस में A1 क्या, सो माइनस में A1। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, अगर ये 3m वाला मास मेरा A1 डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मेरा ब्लॉक, सॉरी 2m मास वाला ब्लॉक A2 डायरेक्शन नीचे भी आ रहा होगा और इस 3m ब्लॉक के साथ भी चल रहा होगा, तो A1 मेरा इस डायरेक्शन में भी होने वाला है और A2 मेरा कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको पता है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का A1 एक्सेलरेशन से कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट हो सकता है कि आगे जा रहा होगा, लेकिन सेगमेंट में न तो इंक्रीज कर रहा और न डिक्रीज कर रहा, इसका भी जीरो। अब इस पॉइंट पे हो, लास्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे हो, देखो ये सेगमेंट क्या करेगा, मेरा इंक्रीज, क्यों, मास 2m मेरा नीचे आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा A2 किस डायरेक्शन में माना है मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में माना है मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ, प्लस में A2 क्या, सो प्लस में A2 इज इक्वल टू 0, सो A1 इज इक्वल टू A2 प्लस में A3। एक तो हमने कंस्टेंट से ये पता चल गया, इसमें ये रिलेशन है। देखो A1 इज इक्वल टू हमारा आया क्या है, A2 प्लस में A3। अगर मैं इसको A3 ऊपर की ओर डायरेक्शन में ले रहा होता ना, A3 को, तो ये आता मेरा A1 इज इक्वल टू, ये माइनस में होता ना फिर, सो A2 माइनस का A3 आता, A2 माइनस का ये कंस्टेंट रिलेशन से। अब हम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, 3m मास वाला बनाओ, ये है मेरा 3m मास। हॉरिजॉन्टल में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाला आप इसमें बनाओ या मत बनाओ, कोई मतलब नहीं है ना। सो मैं बना रहा हूं। एक तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में, देखो ये अगर टेंशन फोर्स आगे जा रहा है पुल्ली, तो ये भी मेरा ब्लॉक इस पुल्ली से जुड़ा हुआ, जिस डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी और जितनी एक्सेलरेशन से पुल्ली जाएगी ना, उसी एक्सेलरेशन से ये मेरा ब्लॉक आगे आने वाला। और ये 2m मास वाला ब्लॉक इस 3m मास वाले ब्लॉक पे क्या कर रहा है, नॉर्मल भी एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फोर्स, क्यों, ये अटैच भी रहेगा ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ये नॉर्मल फोर्स। और एक्सेलरेशन के मेरे किस डायरेक्शन में, A1 इस डायरेक्शन में। देखो 3m पे कौन कौन फोर्स हो रहा है, हम ये फ्री बॉडी उस ऑब्जेक्ट पे देखते हैं ना, जिस ऑब्जेक्ट पे देखते हैं ना, उस पे देख लो कि कौन कौन फोर्स लगा रहा है, न कि उस पे कौन कौन फोर्स, न कि ये किस किस पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना दोस्तों। सो इसके लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो T माइनस में n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो 3 इंटू A1, 3 इंटू A1। ये आ गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट।
अब आप मास 2m के लिए देखोगे, तो 2m मास के लिए देखो, 2m मास के लिए करोगे तो टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, A2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और A1 मेरा इस डायरेक्शन में भी है, और 2mg इस डायरेक्शन में भी है, और ये 3m वाला ब्लॉक, इस पे भी तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना, इस पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब x, सो x डायरेक्शन में भी इक्वेशन लगाओगे इसमें और y डायरेक्शन में, क्योंकि ब्लॉक हमारा x में भी जा रहा है और y में भी आ रहा है। x डायरेक्शन में ओनली नॉर्मल फोर्स है ना, और तो कोई फोर्स ही नहीं है ना। सो n इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा मेरा, 2m मास इंटू एक्सीलरेशन कितना है मेरा x डायरेक्शन में, a1। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन 2। अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी अप्लाई करो, वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई कैसे करोगे, ऊपर की ओर, लेकिन एक्सीलरेशन हमारा नेट एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हमने माना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्स बड़ा होगा ना। सो 2mg माइनस का t इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ a2। अब आप स्मॉल m मास वाला देखोगे, स्मॉल m मास वाला, तो थोड़ा इसका ऐसे बनाते हैं स्मॉल m वाले मास के लिए, और ये मेरा एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में रहेगा और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन। अगर ये 30 है ना, ये भी 30 होगा। ये 30 क्यों लिख रहा हूं मैं, आप मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको, अगर किसी इंक्लाइन प्लेन के साथ, सॉरी इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री है ना, तो उसका नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो वर्टिकल के साथ भी एंगल 30 ही बनाएगा। तो अगर ये 30 है ना, तो ये भी 30 होगा, क्योंकि भी ये वर्टिकल है, इसके हमने परपेंडिकुलर ये माना है, तो ये भी 30 होगा। ये याद रखना हमेशा, बड़े बड़े क्वेश्चन, अब कई बार क्या है हमारा हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड ये एक लाइन बचा सकती है हमारी, कि अगर हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लाइन प्लेन का एंगल अगर 30 डिग्री है ना, तो उसी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ भी एंगल 30 डिग्री होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, तो हम ये बताने में हो गया टाइम खराब, खराब तो कैसे कह सकते हैं, आपका टाइम बचाया ये मैंने, तो ये ब्लॉक मास m, और ये mg इस डायरेक्शन में, और इसके mg cos 30, क्योंकि ये भी 30 होने वाला है, क्योंकि ये हमारे कितना है, 30 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरा, mg sin 30। ये मैं फोर्स के लिए बता रहा हूं आपको। तो mg sin 30, mg sin 30 मतलब mg by 2 माइनस में टेंशन T इज इक्वल टू मास m इंटू a3। ये इक्वेशन मेरी 3 थी ना, ये इक्वेशन मेरी 4 थी। अब इसमें देखो वेरिएबल कितने, टेंशन, नॉर्मल, a1, a2, a3, 5 वेरिएबल है, लेकिन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन अप्लाई करने से हमें 4 ही इक्वेशन मिली है, तो कंस्टेंट अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। ये हमारी इक्वेशन 5 इक्वेशन है, तभी हम सोल्व कर सकते हैं, वरना सोल्व नहीं कर सकते। a1 इज इक्वल टू a2 प्लस में a3। अब आगे आप कर सकते हो ना, मैंने 5 इक्वेशन दे दी, 5 ही वेरिएबल है, अब आप आराम से कर सकते हो। रिजल्ट लिख रहा हूं a1, a2 और a3 का, उसके बाद आप मास ऑफ एक्सीलरेशन m, मास ऑफ एक्सीलरेशन 2m, मास ऑफ एक्सीलरेशन 3m का खुद निकालोगे। a1 का कितना होगा मेरा, देखो a1 मैं लिख रहा हूं 3/17g, और a2 का कितना होगा मेरा 19/34g, a3 हमारा कितना आएगा 13/34g। ये है। अब इसमें आप बताओ 2m मास का एक्सीलरेशन, देखो ये तो एक्सीलरेशन हमारा सेम होने वाला है, और a3 भी हमारा सेम ही होने वाला है। देखो एक्सीलरेशन ऑफ मास m, ये भी हमारा सेम होगा, एक्सीलरेशन ऑफ मास 3m, ये भी हमारा सेम होगा, लेकिन ये a2 है ना, ये ओनली a2 है मेरा, लेकिन 2m मास का एक्सीलरेशन ये नहीं है। 2m मास का एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ, देखो ये 2m के लिए a1 इस डायरेक्शन में भी है मेरा, और a2 मेरा इस डायरेक्शन में भी है, तो इसका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना होगा, ए नेट कितना होगा मेरा, a1 i कैफ माइनस में a2 j कैफ, ये कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर। जैसे ही आप करोगे ना, आपको पता चल जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ 2m मास कितना होगा मेरा। ठीक है ना बच्चों, अब देख लेना a1 बड़ा है कि a2 बड़ा है, कौन सा बड़ा है मेरा, a1 और a2, 3 अपॉन, देख लेना इसमें बड़ा कौन सा, रिजल्टेंट उसी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आप a2m निकाल सकते हो, क्यों, a1 का स्क्वायर करोगे प्लस a2 का स्क्वायर करोगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे, तो a आ जाएगा हमारा 2m मास वाले ब्लॉक का। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने टाइम बहुत ज्यादा गंवा दिया इस दोनों क्वेश्चनों में ही, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर
ब्लॉक मूव डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v1, ये ब्लॉक है जो v1 वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। वेज मूव्स राइटवर्ड विद वेलोसिटी v2, तो ये वेज है मेरा v2 वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में जा रहा है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, ये तो आ तो कंस्ट्रेंट मोशन से रहा है ना, इसमें कंस्ट्रेंट मोशन यूज होगा, लेकिन क्या है ना, इसमें हम बड़ी इजी तरीके से करने वाले हैं, वो भी पॉइंट मेथड से। इसमें भी पॉइंट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखो पॉइंट मेथड हमेशा ओनली स्ट्रिंग के अलोंग होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। तो मैं एक बार पहले पॉइंट, चलो पहले टेंशन दिखा रहा हूं इसमें क्या होगा। ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, और ये भी मेरा कितना टेंशन टी। देखो अगर ये ब्लॉक, सॉरी ये वेज है ना, तो मैं लिख दे रहा हूं ये वेज। अगर ये वेज मेरा इस डायरेक्शन से v2 से जा रहा है ना, तो ये मेरी पुल्ली भी इस डायरेक्शन में v2 से ही जाने वाली है, ये ध्यान रखना बस। अब क्यों होगा ये देखो, पिछले क्वेश्चन में दिखाया नहीं मैंने, बताया ना मैंने, पिछले क्वेश्चन में बताया ना, कुछ इस तरीके से है, लेकिन क्या किताबों में दे दिया होता है, ठीक है, आपको कुछ इस तरह से मानना है उसको। जिस वेलोसिटी से हमारा वेज चलेगा उसी वेलोसिटी हमारी पुल्ली P1 चलेगी, और वो भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेज चलेगा। क्यों? क्योंकि पुल्ली है वो वेज के साथ कनेक्टेड। तो ये पुल्ली का भी मेरा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा मेरा V2, और V1 इस डायरेक्शन में। अब आप पॉइंट मार्क करो, तो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं, एक तो मेरा पॉइंट ये रहा, एक मेरा ये पॉइंट रहा, एक मेरा ये पॉइंट रहा, एक मेरा ये पॉइंट है, और एक मेरा ये पॉइंट है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, अगर V2 मेरा इस डायरेक्शन में है, तो ये पॉइंट मेरा आगे जाएगा ना इस डायरेक्शन में V2 वेलोसिटी से, लेकिन इस पॉइंट की सेगमेंट को देखो, इन सेगमेंट को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, माइनस का V2, माइनस का V। ये पॉइंट मेरा फिक्स है, क्यों, इस फिक्स के साथ कनेक्टेड है, और ये भी पॉइंट मेरा फिक्स है, प्लस में जीरो, प्लस में जीरो, प्लस में जीरो, और प्लस में जीरो। अच्छा, ये V2 था, हाँ ठीक है। और इस पॉइंट के लिए देखो, आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए देखो, लेकिन इस पॉइंट के अलोंग हमें वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन पता कर सकते हैं कैसे। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये मेरा 90 है, तो ये एंगल मेरा कितना होगा, 90 माइनस में थीटा, एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो इस V2 का स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट V2 cos थीटा, ये देखो ये V2 cos थीटा होने वाला है, सॉरी V2 cos 90 माइनस थीटा, V2 cos 90 माइनस थीटा कितना होगा मेरा, V2 का साइन थीटा। इजी होगा ना अब ये। अब मुझे बताओ, अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, V2 cos sin थीटा से, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, V2 की एक कंपोनेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना मेरी, तो ये इस सेगमेंट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो माइनस में V2 sin थीटा, क्या माइनस V2 sin थीटा। अब ये पॉइंट देखो यहाँ पे, अब ये पॉइंट वेज के साथ V2 वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है, पुल्ले के साथ भी आगे जा रहा है, लेकिन क्या हमारे इस, क्यों इसके बीच का सेगमेंट तो यही है ना मेरा, इस पॉइंट के बीच का सेगमेंट में कभी इंक्रीज होगा क्या, क्योंकि ये V2 वेलोसिटी से, ये पॉइंट भी आगे जा रहा है और ये पॉइंट भी आगे जा रहा है, दोनों पॉइंट हमारे जो वेलोसिटी V1 वाला ब्लॉक है ना, वो पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट दोनों ही इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेगमेंट में हमारा कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, सेगमेंट तो हमारा कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा मेरा इस पॉइंट के लिए, जीरो। अब इस पॉइंट के लिए देखो, इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी V1 वाले पॉइंट पे, यहाँ पे देखो, ये सेगमेंट इंक्रीज करेगा क्योंकि ये वेलोसिटी V1 से नीचे आ रहा है, तो सेगमेंट तो इंक्रीज होगा ना मेरा, तो प्लस में V1 इज इक्वल टू, टोटल का सब जीरो रखना पड़ता है, सो V1 इज इक्वल टू V2 प्लस में V2 sin थीटा, ये ऑप्शन देख लो यहाँ, ये नहीं है, अच्छा इसमें कॉमन दे दिया ना, तो V1 इज इक्वल टू V2 कॉमन आ गया मेरा 1 प्लस में sin थीटा, इजी आ गया ना मेरा ये इक्वेशन। आप मानते, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट चला इस स्ट्रिंग के अलोंग, देखो ये मानूंगा मैं y, ये मानूंगा कुछ कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, फिर इसको मानना पड़ेगा x y z, जो भी मानोगे ना थोड़ा हार्ड पड़ेगा उसमें। पॉइंट मेथड एक ऐसी चीज है, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इन चीजों को, समझ में तो आ गया ना बच्चों। पॉइंट मेथड होता है कि हम स्ट्रिंग के अलोंग ले लो पॉइंट, जितने भी स्ट्रिंग है, जितने भी पॉइंट है ना, स्ट्रिंग के अलोंग लियो, स्ट्रिंग के अलोंग देखने के बाद, हाँ अगर देखो इस सेगमेंट का इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ना, तभी पॉइंट को लेना। अगर इंक्रीज और डिक्रीज, पॉइंट मूव कर सकता है, लेकिन अगर सेगमेंट को डिक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो हमें उस पॉइंट को भी नहीं लेना है, ओनली देखना है कि सेगमेंट। मैंने ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया लिख लिख के। अगर आपका पॉइंट मेथड क्लियर है ना, पुली ब्लॉक कंस्टेंट, उसके बाद में हमने पॉइंट मेथड ही किया था शायद, पॉइंट मेथड ही किया है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत इजी है हमारा।
अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजी होने वाला है। जैसे इन ईच केस m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू 3 kg, a1 a2 a3 आर रेस्पेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक m1 इन गिवन सिचुएशन। a1 बड़ा होगा, a2 बड़ा होगा, a3 बड़ा होगा, कि इक्वल होगा क्या नहीं होगा, हमें ये बताना है। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एक्सीलरेशन a1 वाले में हम कैसे करेंगे, एक्सीलरेशन a1 को कैसे फाइंड करेंगे। a1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे करते हैं नेट पुलिंग फोर्स या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इसमें नेट पुल कौन कर रहा है बच्चों, बताओ। ये पुल कर रहा है हमारा m2g से, m2g से। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी। इंटरनल फोर्सेस को हम न तो पुलिंग में काम में लेंगे और न पुशिंग फोर्स में काम में लेंगे। ये भी टेंशन टी है यहाँ पे, ये भी टेंशन टी है। तो ओनली एक ही फोर्स है जो इसको पुल कर रहा है m2g से, m2g से। ये तो पुल करने के बाद अपने आप आ रहा है, तो पुल कौन कर रहा है, ओनली m2g। लेकिन ये भी देख सकते हो, ये फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है, तो ये पुल में काम नहीं आने वाला। ठीक है ना बच्चों। सो m2g अपॉन m1 प्लस m2, टोटल मास लेना है ना, m1 प्लस में m2। m2 कितना है मेरा, m2 यहां से देखो 3 kg था, सो 3 इंटू जी 10 और अपॉन 7, क्या 4 प्लस 3 7। a1 तो हमारा ये आ गया। अब a2 देखो, a2 देखो, m1g, m1 मेरा बड़ा है ना, तो ये मेरा कितना होगा 4g, और ये कितना होगा मेरा 3g। देखो, एक को पकड़ के इस साइड से 3g खींच रहा है, और इस साइड से सॉरी, इस साइड से मेरा 4g खींच रहा हूं मैं, और इस साइड से मैं खींच रहा हूं 3g से। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा बताओ। देखो 4g से तो नहीं होगा ना, या फिर 7g से होगा। 7g से तो नहीं होगा ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैं 14 न्यूटन से, और इस डायरेक्शन में वापस उस रस्सी को खींच रहा हूं 30 न्यूटन से, तो बचेगा कितना मेरा 10 न्यूटन। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, A2 इज इक्वल टू 10 अपॉन m2 प्लस m1, कितना 7, क्या m1 प्लस में m2। अब इसमें देखो, इसमें क्या करने वाले हम, m2g, m2 मास कितना है मेरा 3, क्या तो ये होगा मेरा 30 न्यूटन, और ये एंगल 30 है, तो इस डायरेक्शन में इसमें फोर्स कितना आएगा मेरा m1g sin 30। अब यार ये क्यों आएगा, ये भी तो नहीं बताने वाला। अब देखो इतने बड़े लेक्चर में मैं ये नहीं बताने वाला। m1g sin 30, m1 कितना है मेरा 4, सो 40 और sin 30 सो 20 न्यूटन से ये, तो ये इस सिस्टम से जा रहा है, ये गुजर रहा है इससे। ये 30 न्यूटन से इस डायरेक्शन में लेके आ रहा है, लेकिन वापस 20 न्यूटन भी दे रहे हैं ना उसको। देखो स्ट्रिंग हमारी सेम है, स्ट्रिंग सेम है। अगर ये 30 न्यूटन से इंक्लाइन प्लेन पे पुल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही इंक्लाइन प्लेन पे 20 न्यूटन से वापस कोई ना कोई खींच रहा है, तो बचेगा कितना मेरा नेट पुलिंग फोर्स 10 न्यूटन। सो A3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 7, 10 अपॉन 7 तो बचा, बताओ बचा कि नहीं बचा। तो हमारा क्या है, A1 कितना है मेरा 30 अपॉन 7, A2 इज इक्वल टू A3 है, A2 इज इक्वल टू A3। इसमें कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गया, A1 इज इक्वल टू, ये भी ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गया, ये इक्वल नहीं बचा तो हमारा ये। अब क्या A1 हमारा A2 और A3 से भी बड़ा है क्या, ये क्या मेरा 4 पॉइंट कुछ ना कुछ, और ये 1.1, बिल्कुल सही बात है। A1 भी हमारा A2 और A3 से भी बड़ा है। ऑल द surfaces एंड पुलिस आर फ्रिक्शनलेस इन द शोन अरेंजमेंट, पुली P एंड Q आर मासलेस। ये आपको पता है ना, आइडियल पुली है और स्ट्रिंग है, और सभी सर्फेसेस है वो हमारी फ्रिक्शनलेस है। अब ये है अब ये है देखो कि द फोर्स अप्लाइड बाय क्लैंप ऑन द पुली P, इस पुली P पे ये क्लैंप है ना, जो इसे अटैच है वो पुल्ली, ये कितना फोर्स लगा रही है इस पुल्ली पे। अगर हम ये निकाल ले कि पुल्ली पी है वो हमारा कितना फोर्स इस क्लैंप पे लगा रही है, तो हम निकाल सकते हैं कि उसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जितना ये पुल्ली इस क्लैंप पे फोर्स लगा रही होगी ना, उतना ही फोर्स हम उस क्लैंप द्वारा पुल्ली पे कितना होगा हम वो निकाल। हम कैसे करेंगे देखो, और ये में एक्स और वाई गिवन क्यों है बताओ, क्योंकि हमें एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा और वाई डायरेक्शन में हमारा कितना फोर्स होगा वो निकालेंगे ना, तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं अभी। देखो ये टेंशन टी है, और टेंशन क्यों चाहिए, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये फोर्स है मेरा टेंशन टी है, और ये भी टेंशन मेरा क्या है टी है। अब हम देख लेते हैं कि ये स्ट्रिंग के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। क्यों हमें टेंशन फोर्स चाहिए, हमें टेंशन तो निकालनी पड़ेगी। तो इसका एक्सेलरेशन ए मान रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, तो इसका इस पे फोर्स कितना होगा मेरा 2mg sin 30। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, 2mg sin 30, 2, और मास कितना है मेरा, सॉरी हाँ 2mg sin 30, मास मेरा 2m है ना, और g और sin 30, तो ये sin 30 से 2 कैंसिल, तो mg फोर्स हमारा ये लग रहा है इस ब्लॉक 2m पे इस डायरेक्शन में।
तो एक्सीलरेशन हम निकाल सकते नहीं, यहाँ से कैसे निकालेंगे? ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ये 2m मास का ब्लॉक पे mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इस ब्लॉक पे देखो कोई फोर्स नहीं है, ये तो इंटरनल फोर्सेज है, ये टेंशन टी वगैरह वगैरह, ये टेंशन टी जरूर है लेकिन ये इंटरनल फोर्सेज है हमारा, नए तो पुश में काम आने वाले हैं हम इंटरनल फोर्सेस और नए पुलिंग फोर्स में काम आने वाले हैं। तो कितना है मेरा mg नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कितना 2m प्लस m 3m। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया g/3। इस डायरेक्शन में ये चल रहा है g/3 से, एक्सेलरेशन हमारा सेम है तो ये ब्लॉक भी g/3 से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब हम टी निकाल सकते हैं, आप 2m ब्लॉक से भी टी निकाल सकते हो और m ब्लॉक से भी टी निकाल सकते हो, लेकिन आसान किस में? m ब्लॉक में। क्यों? टेंशन फोर्स एक ही है। लेकिन आप 2m से भी निकालना, देखो 2mg मतलब mg माइनस का t इज इक्वल टू 2mg/3 आप करके निकाल सकते हो टेंशन। मैं इस ब्लॉक m के लिए टेंशन निकाल रहा हूं, टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स है और एक्सीलरेशन मेरा कितना है इसमें g/3, तो t इज इक्वल टू mg/3। तो टेंशन फोर्स मेरा कितना होगा? mg/3। ठीक है बच्चों, अब मैं इस पुल्ली को बाहर लेके आ रहा हूं, इस डायरेक्ट इस पुल्ली को, y डायरेक्शन में मेरा फोर्स कितना है? mg/3। mg/3 ये टेंशन फोर्स है मेरा, ध्यान रखना। अब देखो ये भी फोर्स टेंशन कितना है मेरा? ये भी टेंशन है ना, mg/3। क्यों? इस पुल्ली से देखो ये भी मेरा mg/3 टेंशन लग रहा है ना। अगर मेरा ये देखो एंगल, इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 है, इसका मतलब ये एंगल मेरा कितना है? 30 है। तो ये इस इंक्लाइन प्लेन का भी हॉरिजॉन्टल के साथ भी एंगल कितना होने वाला है मेरा? 30। और ये किसके कौन सा फोर्स है मेरा? टेंशन। तो ये मैं इसलिए ही गिवन है ये। इस डायरेक्शन में कितना होगा टेंशन का? t cos 30 डिग्री। t कितना है मेरा? mg/3 का, तो mg/3 और cos 30 डिग्री, सो cos 30 हमारा होगा कितना? √3/2 क्या? सो √3mg/3, √3mg/3। और इसका एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में भी आएगा ना, कितना आएगा बताओ? sin 30, तो mg/2 हो गया क्या? सो mg/6 होगा ना, ये sin 30 1/2 तो mg/3 इंटू 1/2 तो mg/6। अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कितना फोर्स है वो देख लो। y डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg/3 प्लस में mg/6, तो इसको सोल्व करोगे तो mg/3 6 से, तो 2 प्लस में 3 mg/6, सो mg/2। और x डायरेक्शन में कितना फोर्स है? ये √3 mg/6 होगा ना, ये भी 6 ही तो होगा ना। क्यों? mg/3 और cos 30 का √3/2 होता है ना, mg/6, सो √3 mg/6। अब इसका रिजल्टेंट फोर्स देख लो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा ना, ये होगा मेरा पुल्ली के कारण इस क्लैंप पे कितना फोर्स होगा, ये मानो मैं फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुल्ली। ठीक है ना बच्चों? तो इसको वेक्टरली देखो कितना होगा मेरा, क्यों ऑप्शन में मेरा कुछ वेक्टर के डायरेक्शन में है ना, देखो आई कैप और जे कैप, तो कितना होगा मेरा एफ? माइनस में √3 mg/6 आई कैप और माइनस में mg/2 जे कैप। ये माइनस क्यों ले रहा हूं? ऊपर की ओर मेरा पॉजिटिव वाई है और इस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव एक्स है। अब बताओ मुझे, क्लैंप है वो कितना फोर्स लगेगा पुल्ली पे? देखो फोर्स ऑन पुल्ली ड्यू टू क्लैंप कितना होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स होगा मेरा ये, और जितना नेगेटिव में उतना ये पॉजिटिव में चला जाएगा। क्यों? हमें साइन ही चेंज करना है ना ओनली, जी इसमें हमें ओनली साइन ही चेंज करना होता है ना। कितना होगा बताओ? ये कितना था मेरा? √3 mg/6 आई कैप, √3 mg/6 आई कैप और प्लस में mg/2 था ना, mg/2 जे कैप। ये होगा मेरा टोटल फोर्स। ऑप्शन देख लो, mg कॉमन लो, तो ये तो हो नहीं सकता, और सी और डी भी बी है। अच्छा इसमें कुछ कॉमन भी है ना, तो कॉमन ले रहा हूं मैं mg/6, क्यों? बाहर mg/6 है ना, तो ये √3 आई कैप, अगर 6/2 तो 3 जे कैप। ये मेरा फोर्स ऑन पुल्ली ड्यू टू क्लैंप होगा। ओके गाइस, आ गया समझ में? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो,
इन द फिगर द वेज इज पुश्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वेज को किस एक्सेलरेशन से पुश किया जा रहा है? 10 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इट इज सीन दैट द ब्लॉक स्टार्ट क्लाइंबिंग अप। तो उसको क्या लगा कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्लाइंबिंग अप ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड फेस ऑफ वेज। ये हमारा ये दे दिया कि फ्रिक्शन रेस है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू ब्लॉक टू रीच द टॉप। तो इस ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। कैसे करें बताओ। आपको थोड़ा बहुत सुडो फोर्स का तो नॉलेज होगा ना। तो सुडो फोर्स कैसे किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको जितना भी एक्सेलरेशन है उसको उतना एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ब्लॉक मास m के लिए देखो एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये ब्लॉक है मेरा, कोई मास m करूं क्या इसको? मास m ही कर दे रहा हूं, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दोगे तो ये कितना होगा मेरा? 10 रूट 3। अगर ये एंगल मेरा कितना है? 30 डिग्री है ना, तो ये भी एंगल मेरा कितना होगा? 30 डिग्री। लेकिन ये एक्सेलरेशन इसको ऊपर तो नहीं लेके जा रहा ना, तो ऊपर कौन लेके जा रहा होगा? इसका एक cos 30 का कंपोनेंट कितना होगा बताओ? 10 रूट 3 और cos 30 कितना होगा? 10 रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 2। ये होगा 35 इंटू 3 तो 15 क्या? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही ऊपर जा रहा होगा। लेकिन इसका एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो होगा ना, इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना? क्यों एंगल 30 है ना, तो ये नीचे भी आने की कोशिश करेगा ना। हाँ, नेट एक्सेलरेशन हो सकता है ऊपर है तभी तो ऊपर जा रहा होगा। लेकिन कितना होगा ये 30 डिग्री है ना, तो फोर्स होता है मेरा mg sin 30 इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा? g sin 30 डिग्री। g sin 30 डिग्री तो मतलब 10 इक्वल्स टू 5 होगा मेरा। कितना होगा? 5। अब यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो बताना है मुझे। और चल कितना रहा हो? 1 मीटर। इनिशियल स्पीड इसकी कितनी होगी? 0। क्यों? जब ये वेज a इज इक्वल टू 10 रूट 3 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस वेज को पुश करेंगे ना, तब ये ऊपर जाएगा। तो इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी? 0। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर। u 0 तो t इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा मुझे? 2s अपॉन a। तो 2s कितना है मेरा? 1 मीटर क्या? 1 अपॉन a कितना टोटल? तो 15 ऊपर की ओर 5 नीचे की ओर, तो हमें ऊपर लेना है ना, तो टोटल कितना होगा? 15 माइनस 5 तो 10। तो ये होगा मेरा 1 अपॉन रूट 5 सेकेंड। कितना होगा मेरा ये? 1 अपॉन रूट 5 सेकेंड। सेम है पीछे वाले का, आपको ये करना है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। अब थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसमें क्या रहने वाला है कि a block is sliding along the inclined plane shown in the figure. If the acceleration of the chamber A is shown in the figure, the time required to cover a distance L along incline is। तो ये डिस्टेंस L है हमारी, ये डिस्टेंस L है। ये कितना चलेगा, कितने टाइम में चलेगा, हमें ये बताना है। अब मुझे बताओ, अगर ये इसको a एक्सेलरेशन से इस सिस्टम को इस डायरेक्शन में दे तो सुडो फोर्स हमें पता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये मेरा क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा मेरा? a cos थीटा। और सपोर्ट कौन कर रहा है इसको? g sin थीटा भी करेगा। क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो होगी इसमें g sin थीटा। तो ये नेट एक्सेलरेशन a cos थीटा प्लस g sin थीटा होने वाला है। तो ये तो मान लो आपकी अपॉन में ये हमारा a cos थीटा प्लस g sin थीटा ही आएगा। अब इसमें a cos थीटा प्लस g sin थीटा, a sin थीटा, तो ऑप्शन तो वैसे ही हमारा c करेक्ट हो गया, हमें निकालने की जरूरत नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू कितना होता है मेरा? 2h अपन बताओ g, लेकिन इसमें नेट एक्सेलरेशन है ना, ये नेट। तो 2h 2l अपॉन a cos थीटा प्लस में g sin थीटा। होमवर्क क्या मैंने तो ये पूरा ही आपको करवा दिया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इन द फिगर टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। इसका भी मास m। आइडेंटिकल का क्या मतलब है? इन दोनों पार्टिकल का जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। आर टाइड टुगेदर विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T और इसमें भी टेंशन T। दिस इज पुल्ड एट इट्स सेंटर विद ए कांस्टेंट फोर्स F। देखो इस सेंटर से इसके कांस्टेंट फोर्स F से इसको पुल किया जा रहा है। इफ द होल सिस्टम लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ गए? ये इस प्लेन पे लाई करेगा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द इस पार्टिकल टुवर्ड ईच अदर। तो जब इसको अगर इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आना है
तो पार्टिकल कैसे चलेंगे बताओ? ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलेगा और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन से मिलेगा, तभी तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग आएगा ना पार्टिकल। देखो इस सिस्टम को पकड़कर इसे खींच रहे हैं तो ये दोनों सिस्टम कंप्रेस होकर इस हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएंगे। द होल हो गया मेरा। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द इस पार्टिकल टुवर्ड ईच अदर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर लूं, यहाँ से मैं फोर्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये टेंशन टी ये टेंशन टी, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरा 2t cos 30 डिग्री। सो F इज इक्वल टू 2t cos 30 डिग्री। तो T इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, F अपॉन 2 √3/2, क्या cos 30 कितना होता है मेरा √3/2, सो ये कैंसिल, F अपॉन √3 न्यूटन। तो ये टेंशन फोर्स हमारे कितना है F अपॉन √3। इस डायरेक्शन में भी टेंशन होगा, इसमें भी टेंशन होगा, क्यों, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है। अगर ये 30 है ये 60 है ना, तो ये कितना, सॉरी ये 90 है ना, तो ये कितना होगा मेरा 60 डिग्री। इसका मतलब इस टी का इस लाइन के अलोंग में कितना फोर्स होगा, हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस टी का एक कंपोनेंट टी को 60 डिग्री इस डायरेक्शन में होगा, तो टी को 60 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना होगा, टी कितनी वैल्यू एफ अपॉन √3, क्या एफ अपॉन √3 अब इंटू एम, और cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होगी बताओ, cos 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, क्या या फिर 1/2, सॉरी 1/2। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन 2√3 एम, ये होगा मेरा एक्सेलरेशन। समझे? अब देखो आगे क्या करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें इसमें क्या गिवन है कि ए 50 केजी पर्सन स्टैंड्स ऑन ए 25 केजी प्लेटफॉर्म। ये 50 केजी का पर्सन है और ये प्लेटफॉर्म है वो 25 केजी का है ना, हाँ। ही पुल्स ऑन द रोप विच इज अटैच टू द प्लेटफॉर्म, कि ही पुल्स ऑन द रोप विच इज अटैच टू द प्लेटफॉर्म वाया द फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन द फिगर। ये मैन है और ये सिस्टम है, ये किसके साथ अटैच है, हमारा प्लेटफॉर्म के साथ अटैच है। द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड एट ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट मोशन होना, उसका एक्सेलरेशन 0, मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। इफ द फोर्स विच द पर्सन पुल्स द रोप इज, तो किस फोर्स से वो पर्सन है वो इस पुल को खींचेगा, देखते हैं। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब इसमें मैं ओनली एक ही चीज चेक करनी है, अपवर्ड फोर्स कितना है और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, क्यों स्टेडी स्टेट है एक्सेलरेशन तो इसका 0 है, तो मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स। तो ऊपर का फोर्स कितना है, ये टी और ये भी टी, 3t इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा मेरा, इसका 50 केजी है तो mg, मतलब 50g डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और ये 20g भी 25g भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो 75g, क्या तो 75 इंटू 10, तो टेंशन कितना होगा मेरा 75 इंटू 10 अपॉन 3। तो कैसे करेंगे अब इसको, अच्छा 25, तो t इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 250 न्यूटन। तो इस पुल को उसको 250 न्यूटन से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार इसमें आप ये तो कर सकते हो कम से कम है ना, ए मैन ऑफ मास m स्टैंड ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल मास m एंड पुल्स हिमसेल्फ बाय 2 रोप्स। देखो ये इस मैन का भी मास m है और इस प्लेटफॉर्म का भी मास m है, एंड पुल्स हिमसेल्फ बाय ए 2 ropes passing over pulley as shown in the figure। इफ ही पुल्स ईच rope with equal, क्या बोला है, इफ ही पुल्स ईच rope with a force equal to half his weight। बताओ इसको, मतलब ये फोर्सेस हमारी सेम है, मतलब ये टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी है और ये भी टेंशन टी है। इसका मतलब है कि इस फोर्सेस को है ना वो अपने हाफ mg/2 के फोर्स से खींच रहा है। इसका क्या मतलब है, देखो कि ईच रोप विद ए फोर्स इक्वल टू हिज वेट, मतलब टेंशन हमें गिवन है इसमें कितना mg/2, ईच रोप, इसमें टेंशन फोर्स है ना इसमें, तो इसको दोनों को वो mg/2 से खींच रहा है। तो मुझे बताओ टोटल अपवर्ड फोर्स कितना होगा इसमें, सो 40, ये कितना होगा 4 इंटू mg/2, मतलब ये हो गया 2 mg। टोटल अपवर्ड फोर्स ये हो गया मेरा, टोटल अपवर्ड फोर्स। अब मुझे बताओ डाउनवर्ड फोर्स कितना है, इसका भी वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में
और इस प्लेटफॉर्म का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी 2 mg, मतलब अपवर्ड फोर्स भी इक्वल है और डाउनवर्ड फोर्स भी इक्वल है। तो यार बताओ एक्सीलरेशन होगा क्या इसमें? अपवर्ड एक्सीलरेशन होगा? कुछ नहीं होगा ना। तो ये जीरो, पहले से टिक करके रखा है ना मैंने, ये जीरो। ये क्या होमवर्क दूं क्या आपके लिए, या फिर करवाऊं? चलो देख लेते हैं इसमें बोला क्या। In the adjoining figure, all surfaces are frictionless. What force F must be applied to M1 to keep M3? M1 to keep M3 free from rising or falling. ऊपर जाएगा या फिर ये फॉल करेगा, वो देख लेते हैं। अगर अब इस फोर्स M को M1 ब्लॉक को F फोर्स से इस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, तो मान लेता हूँ एक्सीलरेशन ऐसे। इसमें थोड़ा सा सूडो फोर्स का कंसेप्ट है। सूडो फोर्स आपको पता है, तो सब कुछ पता है। सूडो फोर्स वैसे भी धोखा देती है हमें, तो इससे धोखा नहीं करना। तो इसमें हम देखो, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ये है ना, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन M2 को भी एक्सीलरेशन ये देना पड़ेगा मुझे। क्यों? सूडो फोर्स नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठना पड़ेगा ना मैं। तो ये इसमें इसका फोर्स कितना होगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपको सब चीजें पता है, आगे इतनी क्वेश्चन कर लिया है ना। तो ये भी टेंशन टी, ये भी टेंशन टी, ये तो इंटरनल फोर्सेज है। तो मैं यहाँ से एक्सेलेरेशन का पता कर सकता हूँ कितना होगा। अगर मुझे देखो, अगर ये पुलिंग फोर्स है मेरा कितना, M3G, अगर ये पुलिंग फोर्स है, अगर ये इसको रोक रहा है किस फोर्स से, M2A से, तो नेट पुलिंग फोर्स हमारे कितना होगा यहाँ पे बताओ? नेट पुलिंग फोर्स, अगर हमारा ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए, देखो क्योंकि इसमें M2A अगर मैं M3 से नीचे क्यों खींचूंगा ना, तो ये M2A वापिस रोकने की कोशिश करे। अगर हमारा दोनों इक्वल हो जाए ना, तब न तो ये M3 राइज करे ऊपर जाएगा और नहीं फॉल करेगा, ये जहां है वहीं रहेगा। तो अगर मैं करता हूं M2A इज इक्वल टू M3G, तो A इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, M3 अपॉन M2 इंटू G। अब मैं फोर्स निकालना है यार, फोर्स कितना होगा मेरा, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है मेरा, M1 M2 M3, M1 M2 प्लस में M3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है मेरा, M3 अपॉन M2 टू G। ये फोर्स होगा, नहीं तो ये फॉल करेगा और नहीं राइज करेगा। अगर हमारा पुलिंग फोर्स दोनों इक्वल हो, देखो ये इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये M3 जहां है वहीं रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू। आज का लेक्चर करते हैं हम ये समाप्त।